हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर आरती मलिक जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग जो है एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और आपके लिए डिफरेंट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बनते हैं उस टाइप के कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आजकल क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो बेसिकली डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, आइदर बेसिक कंसेप्ट्स या फिर डायरेक्ट जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो वाली। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट से आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनडायरेक्टली भी पूछे जाएंगे। डायरेक्टली कैसे पूछे जाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस पूछ लिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइंस पूछ लिया, या फिर फ्री रेडिकल्स। इतने सिंपल नहीं पूछे जाते, बहुत सिंपल नहीं, बट हाँ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं क्योंकि नेट का एग्जाम है तो ऑब्वियसली उसका लेवल जो है काफ़ी हायर है। तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इफेक्ट लग रहे हो एक टाइम पे। ठीक है, एक ही कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब सिंपल नहीं होते। आप देख के सामने से नहीं बता पाओगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम स्टेबल होगा। जैसे हमारे पास सिंपल होता है ना कि मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल दे दूं टर्शरी का। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ऑब्वियसली जब आप सीखते हो तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं वो समझते हो। बट ये चीज़ हर किसी को याद भी रहती है कि टर्शरी इज मोर स्टेबल, रीजन पता हो ना पता हो, पर ये सबको पता होता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर लगता है, दैट इज जिसको हम प्लस आई कह देते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कार्बोकेटाइन टर्शरी स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको एग्जैक्ट रीजन भी पता होना चाहिए क्योंकि यही रीजन जब कहीं और लगेगा तो आप नहीं समझ पाओगे, ये ऑर्डर याद करने से नहीं होगा कुछ भी। तो एग्जैक्ट रीजन भी समझने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे एक से ज्यादा फैक्टर्स कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज कर रहे हो। जैसे आपका मीजोमेरिक होता है, कहीं पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई लग रहा है, या फिर कोई जो है ऐसा एडजेसेंट एटम है जो उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो वो भी है। बहुत सारे फैक्टर्स एक जगह लगते हैं और उनका ओवरऑल क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ पुश करेंगे। क्योंकि हम अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुश जो करेंगे उसको, जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे वो स्टेबलाइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे वो डिस्टेबलाइज करेंगे। तो हमें जो है सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के तब हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हमें समझना है कि स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें तो वो सारे फैक्टर्स समझने होंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया है, रेजोनेंस पढ़ाया है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बताया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अलग अलग करके पढ़ाए हैं ये आज सारे एक साथ लगेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जितने भी इंटरमीडिएट्स आपके होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादातर कार्बोकेटाइन से आता है। पर कार्बोनाइन भी और फ्री रेडिकल भी ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं और इनकी स्टेबिलिटी जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जितनी भी रिएक्शंस होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हो कि ये वाला आंसर इसका होगा। दैट इज वाई कि आपको इंटरमीडिएट्स जो है तीनों के, वैसे तो कार्बीन्स भी है इंपॉर्टेंट बट ये तीनों तो होने ही चाहिए, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स। और अच्छी चीज़ ये है कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कार्बोनाइन का उसका अपोजिट है, तो यानी कि इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट्स होते क्या है, सबसे पहली चीज ये है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बीच में बनता है इंटरमीडिएट।
और इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही मतलब नैनो सेकेंड्स के लिए, फ्यू सेकेंड्स के लिए, मतलब सेकेंड्स भी रही, सेकेंड से भी कम टाइम के लिए ये बनते हैं, हाईली अनस्टेबल और फटाक से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कहीं बनते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, इसलिए इनको शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हम कहते हैं। इनके बारे में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज और जो है आपका हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। क्योंकि जब हम एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं तो कुछ ऐसी होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से कई बार जो है नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सिंपल भी होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पे अगर आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे है प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की ऑब्वियसली लोअर होती है रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्शन वही थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है जिसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना हो। और ये बात मैं आपको 10,000 बारी बता चुकी हूँ कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है, जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इधर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तभी तो रिएक्शन होने का फायदा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना रहे हैं, इतना सिर मार रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही है, तो उसके पीछे उनको कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट ये होता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करके, कुछ बॉन्ड तोड़ के, कुछ बॉन्ड बना के, जैसे तैसे करके ओवरऑल जो है उनकी एनर्जी घट जानी चाहिए। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये वाला, यही तो होता है आपका डेल्टा जी, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ ऐसी होती है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इंटरमीडिएट, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये यहाँ पे इंटरमीडिएट इसके टॉप पे होता है। तो इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत हाई होती है, दैट इज वाई वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, फटाफट से उसको जो भी चीज़ रिएक्ट करने के लिए मिलती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे कार्बोकैटायन है, अगर किसी रिएक्शन के में एज अ इंटरमीडिएट बना है तो क्या होगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ उसको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहीं पे फटाफट जाके रिएक्शन कर लेगा। तो इंटरमीडिएट्स जो है वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये वाला स्टेप होता है स्लो और ये वाला होता है फास्ट, दैट इज वाई दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाले, इससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते, वो तो बहुत फास्ट होता है। अगर रिएक्शन की काइनेटिक्स देखनी है, जहाँ पे हम रेट देखते हैं कितना फास्ट रिएक्शन हो रही है, रेट का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ये रेट अगर हमें देखना है तो हम किसी मीजरेबल स्टेप से देख सकते हैं। 2 स्टेप में रिएक्शन अगर हो रही है, पहले इंटरमीडिएट बन रहा है फिर जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ज़्यादातर होता है, तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन स्लो स्टेप होता है, बट इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी होती है बहुत हाई, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका। तो इंटरमीडिएट आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, आपको वो पढ़ने हैं जो कि आपके रिएक्शंस में काम आए, जहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाए, और जितनी ऑर्गेनिक के अंदर आप रिएक्शंस पढ़ोगे उनके अंदर जो है इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं वो आपको पढ़ने ज़रूरी है। उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है, उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, उनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनका क्या नेचर है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। तो कौन कौन से आपके कार्बोकैटायंस हैं, कार्बेनायंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, और जो है आपका कार्बीन्स है, नाइट्रीन्स है और बेंजाइन है, ठीक है। ये होते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनमें से बेंजाइन वाली ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप स्किप किसी को भी मत करना, पढ़ना सभी को, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको जिस पे रखना वो रखना कार्बोकैटायन पे, क्योंकि उसकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद जो है कार्बीन्स में आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट पढ़ना है, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, कौन सी पैरामैग्नेटिक, कौन सी डायामैग्नेटिक, ये चीज़ें देखनी है। हाइब्रिडाइजेशन देखना है, स्ट्रक्चर कैसी होगी, शेप पिरामिडल, प्लेनर कैसा होगा, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। अब
ये चीज आपको पता भी होगी और मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग, क्योंकि सारी लड़ाई सारा झगड़ा इसके ऊपर है। ये जो बॉन्ड है ना कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ एक्स ले देती हूँ, कुछ भी एक्स, मुझे नहीं पता, हेलोजन नहीं है, कोई भी एलिमेंट है एक्स, तो सारी जो चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज़ की जड़ है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग जो होती है वो पता नहीं कहाँ कैसी हो जाए, कहाँ पे जो है होमोलाइटिकली हो जाए, कहाँ पे हेट्रोलाइटिकली हो जाए, कहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आए, कहाँ पे माइनस आए, तो सारी केमिस्ट्री इसके अराउंड ही घूमती है, सारी रिएक्शंस। तो आपको एक बार और 2 मिनट के लिए चीज़ रिवाइज कर लेते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की हो सकती है, होमोलाइटिकली और हेट्रोलाइटिकली। ठीक है, होमोलाइटिकली अगर बॉन्ड टूटता है तो मान लिया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो दोनों ने क्या किया होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया होगा, 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। अगर बॉन्ड ये टूटे, इस तरीके से टूटे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, ये अपना, मान लो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और रेड वाला था हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, जिस तरीके से बॉन्डिंग हुई थी उसी तरीके से टूट गया है बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। ठीक है, इक्वालिटी, वो आजकल टर्म होती है ना इक्वालिटी, ठीक है, तो कोई पार्शलिटी नहीं हुई, सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, कहानी खत्म। ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, FR। ठीक है, फ्री रेडिकल्स ये होंगे और फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चीज़ आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, तो आपको देखने से पता चल रहा है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक बिंदु इनके सर पर दिखाई दे रहा, 2 दिखाई देते तो लोन पेयर है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक दिखाई दे रहा मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होते हैं। बाकी आपको कार्बोकैटायन कार्बो एनायन दोनों के दोनों डायामैग्नेटिक मिलेंगे, कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास, अगर मैं कार्बन की ही बात करूं यहाँ पे, तो कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए 8, तो एक की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम वर्क करेगी। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो इसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होंगे ना, वे इसको बहुत अच्छे लगेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले होंगे वो बहुत बुरे लगेंगे। तो कौन किसको स्टेबलाइज कर रहा है जानने के लिए उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि 7 है आउटर मोस्ट में, होने 8 चाहिए। जब बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली टूटेगा, ये तो होमोलाइटिक की बात हुई, हेट्रोलाइटिकली अगर टूटेगा तो मान लिया CCl के बीच में बॉन्ड है, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेके भाग जाए, एक के सर पे प्लस और एक के सर पे माइनस, ठीक है, तब क्या होगा, इसको कहते हैं हम हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और इसमें बनते हैं कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस। तो यहाँ पे बना आपका कार्बोकैटायंस और ये क्या बना, एनायन, ये स्पीसीज, इसको कहते हैं हम कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर कार्बन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो लेके भागेगा, तो कार्बोकैटायंस बनेंगे, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो क्या होगा, कार्बन ले जाएगा दोनों, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो क्या ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन छीन ले, बिल्कुल होता है, पर वो डिपेंड करता है इसके पड़ोस में कौन है, मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर चेंज होता रहता है इसके पड़ोस की वजह से भी और इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी। तो कार्बन को आपने फिक्स नहीं मान के चलना, जैसे हम कह देते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा बॉन्ड नॉन पोलर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन का नेचर वेरी करता रहता है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वहाँ पे इस बात के ऊपर, क्या जो है उसके पड़ोस का एनवायरनमेंट है इस बात के ऊपर। तो कार्बन का नेचर अपने अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग तरीके से देखना, हमेशा फिक्स नहीं करके चलना कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा। तो ये हमने देख लिया होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक, होमो से बनेंगे आपके फ्री रेडिकल्स और हेट्रो से बनेंगे कौन से वाले, हेट्रो से बनेंगे कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायंस की। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर स्टेबिलिटी देखेंगे। कार्बोकैटायन बना कैसे है, जैसे
कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसमें कोई एक एलिमेंट रहा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो कार्बन के रेस्पेक्ट में इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया होगा, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। ये है कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेनर होती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, है ना। और एक डब्बा इसके पास होगा खाली, एक ऑर्बिटल क्या होगा इसके पास, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, p होते कितने हैं, 3 है, पहले यहाँ पे sp3 था, यहाँ से sp2 रह गया है, तो एक डब्बे में से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक ऑर्बिटल इसके पास खाली है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर होगा, और जो है क्या बोलते हैं इसको, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब प्लेनर जो है ये जो है हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं, कार्बोकैटायन दो तरीके के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है या फिर लोकलाइज्ड है उसके ऊपर। इसका क्या मतलब है, जैसे एक मिथाइल कार्बोकैटायन है और दूसरा है आपका ये, ठीक है। अब मिथाइल के अंदर है 3 हाइड्रोजन, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं ऐसा है ये, ठीक है। अब इसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो कार्बन के ऊपर ही रहेगा, कोई भी पड़ोस में इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाइड्रोजन है पड़ोस में, हाइड्रोजन खुद ही लाचार है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिया। हाइड्रोजन कुछ नहीं कर सकता जब तक वो अल्फा कार्बन के पास ना हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन का रोल होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। पर ये डायरेक्ट अगर उसी कार्बोकैटायन से उसी कार्बन से अटैच है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई इस प्लस चार्ज को थोड़ी देर के लिए भी अपने ऊपर ले ले तो ये हो जाएगा क्या, स्टेबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, प्लस चार्ज इधर आया और डबल बॉन्ड इधर। तो प्लस चार्ज जो है, अगर मैं इसको कार्बन 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, कार्बन 3 के ऊपर था पर कार्बन जो है 1 ने उसकी हेल्प की और 1 के ऊपर भी आ गया, तो ये डीलोकलाइज करता रहेगा, एक एटम के ऊपर फिक्स नहीं है, तो ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ये आपको ध्यान रखनी है बस बात। और यहाँ पे जो है ये अनस्टेबल है क्योंकि डीलोकलाइज पूरा टाइम कार्बन के ऊपर ही रहेगा प्लस चार्ज। तो डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड आपको पहचानना है कि चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। अब डीलोकलाइज्ड होने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हम देखते हैं, वही स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। पहले फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद उनका ऑर्डर देखेंगे ओवरऑल क्या होता है। सबसे पहला तो मैंने बताया डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए अगर 2 आपको दिए हुए हैं, पहले देखिए चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है किसी में तो सीधा सीधा वो अनस्टेबल है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम। जैसे ये कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन या अल्फा पोजीशन, बिल्कुल पड़ोस में कोई ऐसा एटम है जिसके पास है लोन पेयर। भाई ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर पड़ोस में कोई ऐसा आ जाए जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड बनाने के बाद भी बचे हुए हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके पास क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना। तो ऐसा एटम अगर पड़ोस में आ जाए जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर तो क्या ही कहने हैं। तो ये क्या करेगा, इससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप मेरे ऊपर प्लस चार्ज है, आप मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और वो भी दे देगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ जाएगा। अब प्लस चार्ज इसके ऊपर, तो प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ, ठीक है, कभी कार्बन पे कभी नाइट्रोजन पे डीलोकलाइजेशन हुआ, तो स्टेबल है। क्योंकि एक आदमी कब तक संभालेगा इस चीज़ को, एक एटम कब तक संभालेगा एक चार्ज को, अगर वो 2 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर पड़ोस में कार्बोकैटायन के
मतलब कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज तो है ही, इसके ऊपर खाली डब्बा भी तो है, इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे खाली डब्बा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के बाद जो बचे हैं, लोन पेयर है, और दूसरे के पास प्लस चार्ज भी है और खाली डब्बा भी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ऑर्बिटल भी है एम्प्टी। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अपने आप से ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जो सबसे ज्यादा ऊपर रखना है आपको, वो ये रखना है अगर प्लस चार्ज के एडजेसेंट एटम पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ठीक है, लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम, जिसको हम बैक बॉन्डिंग भी कह देते हैं। किसी भी तरीके से आप याद रखिए, लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम या फिर बैक बॉन्डिंग। तो अगर ये हो रहा है तो सबसे ज्यादा यही चीज स्टेबलाइज करेगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर आप लोग को देखना है एरोमेटिसिटी का। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आया है, ठीक है, वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक बन रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, फिर तो स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। एरोमेटिक तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद आएंगे नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होते हैं, बीच में आता है नॉन एरोमेटिक। इसके बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये वाला भी वैसे रेजोनेंस इफेक्ट ही है। ये वाला जो हो रहा है यहाँ पे भी रेजोनेंस ही हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का डीलोकेलाइजेशन, तो ये भी रेजोनेंस ही है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है प्लस एम माइनस एम, प्लस एम क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, माइनस एम डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि उसको कार्बोकेटन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो डोनेट करने वाला स्टेबलाइज करेगा। इसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई क्या करेगा डोनेट करेगा और माइनस आई विड्रॉ करेगा, तो प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई डीस्टेबलाइज करेगा। इसके बाद आता है आपका क्या हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे ये कार्बन आगे समझ लेते हैं एक बार। ये कार्बन, इसके ऊपर प्लस चार्ज, मैं ये पढ़ा चुकी हूं पहले। कार्बन के अल्फा, कार्बन के जो पड़ोस में कार्बन है, दोनों साइड हो सकता है, इधर भी इधर भी, ठीक है, इसको हम अल्फा कहते हैं, अल्फा एटम। ठीक है, और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये वाला जो सिग्मा वाला बॉन्ड बना है ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, ऐसे ही इसके साथ हो सकता है। तो यहाँ पे इसके 3 अल्फा H हैं, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है। आपको अल्फा H से ही स्टेबिलिटी चेक करनी है अगर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लगा है तो। जैसे मैं ये कह दूं, ये कोई कार्बोकेटायन है यहाँ पे, तो इधर 2 हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हुआ, इधर ये अल्फा, दोनों तरफ देखना है। तो टोटल जो है 4 तो ये हुए। इसके बाद यहाँ पे कितने हैं 3, तो टोटल जो अल्फा हुए, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये अल्फा है, तो टोटल जो है 3 और 4 7 अल्फा H, मतलब 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है। मतलब 7 एटम ऐसे हैं जो इसके प्लस चार्ज को मतलब क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ऊपर, कंट्रीब्यूट नहीं सॉरी, 7 एटम के ऊपर ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। तो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला इसीलिए टर्शरी है, ये इसीलिए ज़्यादा स्टेबल होता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है। तो आपको मैकेनिज्म बना के नहीं देखनी, बस वो समझनी है। अल्फा H सीधे काउंट करो कि कितने अल्फा H हैं, जितने ज़्यादा अल्फा H उतना ज़्यादा स्टेबल, अगर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लगा है तो। ओके, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना, मतलब प्लस चार्ज उसके ऊपर कितना स्टेबल है कितना नहीं। मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन से नेचर बदल जाता है कार्बन का। जैसे एक ये कार्बन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये आपका क्या होगा sp हाइब्रिड। दूसरा कार्बन आपका ये है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये sp2। तीसरा आपका ये है, ये sp3।
तो sp3 के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, sp2 के ऊपर कम, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर जो है परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर होगा, डोनेट करने का नहीं, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। ये मान के चलो, जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं स्टेबल है, कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा अगर दोनों की बात करें कंपैरिजन में, तो वैसे ही ये कार्बन और ये कार्बन और ये तीनों कार्बन एक नहीं है, अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल कभी भी नहीं होता। तो sp3 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया तो ज़्यादा स्टेबल होगा, sp2 के ऊपर कम, और sp3 के ऊपर जो है सबसे कम। अगर माइनस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, जब कार्बो एनायन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसके ऊपर होगा, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा है। s कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का s कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब s जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है s ऑर्बिटल, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेगा तो माइनस जो है ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा, इसके ऊपर कम और सबसे कम इसके ऊपर, तो ये माइनस का इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं हम ऑर्डर जो है क्या रहेगा अगर एक कंपाउंड के अंदर, यूजुअली सिंपल क्वेश्चन में तो एक के अंदर एक ही इफेक्ट लगेगा, बट अगर एक से ज्यादा लगे हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर आपको देनी है जब लोन पेयर जो है डोनेट हो रहा हो, ठीक है, इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर डायरेक्ट एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, वो सीधा उसको डोनेट कर रहा है, किसको, कार्बोकैटायन को, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद जो है एरोमेटिक देखना है, और उसके बाद तो अपना ऑर्डर है ही मेसोमेरिक का, हाइपर कॉन्जुगेशन का, इंडक्टिव का। मेसोमेरिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल है, इसके अंदर क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इतने सिंपल क्वेश्चन नेट में आते हैं, इसलिए लिखा है कि आप समझ सको कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ना तो कोई जो है आपका एडजेसेंट एटम के पास, ये आपका प्लस चार्ज, इसके एडजेसेंट में किसी एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो पहला फैक्टर कैंसिल। एरोमेटिसिटी नहीं है क्योंकि रिंग होनी उसके लिए ज़रूरी है पहले तो, उसके बाद हम देखते हैं प्लेनर होनी चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बाकी की कंडीशंस तो बाद में है, पहले रिंग देखनी है, तो वो भी नहीं है। अब बाकी के फैक्टर्स में आप आ जाओ तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसके बाद अगला फैक्टर आपका आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, देखिए ये प्लस चार्ज, ये अल्फा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा एच, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 इधर की, दोनों तरफ के अल्फा की देखनी है, ठीक है। अगर तीसरी तरफ भी हो सकता है, जितने भी एडजेसेंट एटम उससे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा। यहाँ पे देखिए 3 तो ये वाली हो जाएंगी, ये भी तो अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, 2 यहाँ की और 2 यहाँ की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन जब लग रहा हो तब की बात है ये। अब इधर आ जाइए, इसमें आप सेम इसी तरीके से करके देख सकते हैं। इसके लिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसके लिए ये अल्फा, ये अल्फा, तो काउंट करके देख लो आराम से। अब यहाँ पे आ जाते हैं हेलोजन के साथ ना, कहानी बहुत उल्टी हो जाती है। हेलोजन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है हर जगह, क्योंकि वो हम जो एक्सेप्शंस बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये होना चाहिए था पर ये हो गया, वो एक्सेप्शंस नहीं है, वो उनका नेचर है जो आप समझने में गलती कर रहे हो। हेलोजन का 2 टाइप का नेचर होता है, और ये चीज आपको हर जगह ध्यान रखनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हर जगह ये बात लगेगी, एक ही जगह समझ लो अच्छे से। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो इनका नेचर है, इनको हम बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फ्लोरीन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर रखते हैं। हम हमेशा यही बात याद रखते हैं कि इसके ऊपर माइनस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं सकते, हम ये बात मान के चलते हैं, बट यही हम गलती कर देते हैं। इनके ऊपर इनका जो इलेक्ट्रॉन छीनने का नेचर है वो इनके साइज की वजह से, कि साइज छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन, पर हम वो भूल गए कि इनके ऊपर लोन पेयर भी तो है।
7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, तो 2 लोन पेयर भी तो बचेंगे, सेम इसके पास भी बचेंगे, सॉरी 3। तो इनके ऊपर लोन पेयर भी तो है, और जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर उसके पड़ोस में कोई ऐसा आ जाए जो बहुत मजबूर हो, प्लस चार्ज हो, खाली ऑर्बिटल हो उसके पास, तो ये अपने आप प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे ही किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, भरा हुआ ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल, ठीक है, एक एटम है जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, उसी से जुड़ा दूसरा एटम है जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जैसे प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही इनके बीच में अपने आप से अट्रैक्शन हो जाता है। डजंट मैटर कि इसका नेचर क्या है, इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है नहीं है। अगर ये पॉसिबल है, दोनों कंपेरेबल एनर्जी के हैं, कंपेरेबल साइज के हैं, ठीक है, मान लिया ये भी 2p है, ये भी 2p है, तो आराम से हो जाएगा। अब अगर एक 2p है और दूसरा जो है बहुत ही बड़ा हो जाए 5p, ठीक है, ये खाली है, ये भरा हुआ है, तो यहां से यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर पॉसिबल हो रहा है तो ये अपने आप से हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो फ्लोर हम बात कर रहे थे हेलोजन्स की, तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बन में लगा दूं तो माइनस आई के थ्रू ये विड्रॉ करेंगे, वो इनका नेचर है, उसको नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो वो ये इनका नेचर है। वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेंगे माइनस आई के थ्रू, पर उनके पास लोन पेयर है, और अगर उनके पड़ोस में ऐसे ही नहीं डोनेट करते वो किसी को भी, अगर उनके पड़ोस में कोई ऐसा आ जाए जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, ठीक है, नॉर्मल कार्बन है तो कोई बात नहीं, अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो फिर इनको दया आ जाती है ना, कि चलो ठीक है दे सकते हैं, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट भी कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये माइनस आई के थ्रू विड्रॉ करते हैं और प्लस एम के थ्रू डोनेट करते हैं। जब भी लोन पेयर डोनेट होता है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू कॉन्जुगेशन, उसको हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम डोनेट करना, माइनस एम विड्रॉ करना, प्लस एम माइनस एम मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जब लोन पेयर जो है डोनेट करेंगे ये प्लस एम होगा, और प्लस एम डोमिनेट करता है किसके ऊपर, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखनी है, हेलोजन का डोनेट करने वाला नेचर भी होता है, और उसको आपने काउंट करके चलना है कि कहाँ पे इनका डोनेट करने वाला नेचर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और विड्रॉ भी ये करेगा ही ऑब्वियसली माइनस आई के थ्रू, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है तो खाली डब्बा इसके पास भरा हुआ डब्बा, तो ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम डोमिनेट कर जाएगा, पर ये वाला जो खाली डब्बा है ये इसकी पहुंच से दूर है, तो वहां ये डोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लस एम आप देखोगे, यहाँ प्लस एम नहीं, यहाँ सिर्फ माइनस आई लग रहा है, यहाँ सिर्फ इसका विड्रोइंग नेचर लगेगा, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट नहीं है इसके, तो यहाँ पे माइनस आई लगेगा, यहाँ डीस्टेबलाइज करेगा, यहाँ स्टेबलाइज करेगा। एक ही एटम है पर नेचर डिफरेंट है, तो डिपेंड कर रहा है ना कि भाई वो इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट कर पा रहा है, वहां पे खाली ऑर्बिटल उसके पड़ोस में है, वहां इतनी दूर है, इतने दूर नहीं जाएगा वो डोनेट करने के लिए, इतना भी अच्छा नेचर नहीं है फ्लोरीन का। तो ये बात आपको हेलोजेंस के लिए याद रखनी है। अगर कार्बोकैटायन की बात होती है तो कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में हेलोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है। माइनस आई को छोड़ दो, अभी मैं प्लस एम की बात कर रही हूँ। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव डोनेशन कहाँ पे होगा, पहला तो एटम आपका फिक्स है, कार्बोकैटायन में फिक्स होता है कि कार्बन ही रहेगा। दूसरा एटम आपका बदल रहा है, FCl-Bri, ठीक है। यहाँ पे इसका 2p ऑर्बिटल है खाली, और इसका भरा हुआ ऑर्बिटल भी 2p है, इसका 3p हो जाएगा और इसका 4p, आगे 5p। तो साइज जो है ऑर्बिटल का बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी में डिफरेंस होता चला जाएगा, ये आपको पता है। 2p की एनर्जी सेम तो नहीं होगी क्योंकि एटम अलग अलग है, बट कंपेरेबल होगी, ठीक है। इसका 2p ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, तो आराम से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इसका 2p और इसका 3p तो जो है एनर्जी में गड़बड़ ऊपर नीचे, तो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे इफेक्टिव डोनेशन जो है फ्लोरीन ही करता है। जिस एटम को आप इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चल रहे हो, सोचो वही सबसे अच्छा डोनर भी है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जो है अगर कहीं पे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो फ्लोरीन करेगा। ये बात आपको याद रखनी है और ये आपको क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा ये चीज ना। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए ये वाला, यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है, इसके ऊपर खाली ऑर्बिटल, फ्लोरीन माइनस आई के थ्रू विड्रॉ तो कर रहा है पर माइनस आई के ऊपर भारी पड़ जाता है इसका डोनेट करने वाला नेचर, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये डोनेट करेगा तो एफ के ऊपर प्लस, सोच सकते हो एफ के ऊपर प्लस पर आता है। यही है केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देख लो, इसके ऊपर खाली ऑर्बिटल और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, पर इस कंपेरेबल साइज के नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे देखने के लिए बना दिया ताकि आपको थोड़ा अलग लगे। तो एनर्जी में डिफरेंस होता है, एनर्जी का डिफरेंस है, तो एनर्जी के डिफरेंस की वजह से डोनेट तो ये भी करेगा, ठीक है, डोनेट तो जो है दोनों करेंगे पर अच्छा डोनर ये वाला होगा। अब इसकी बात करें, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप अगर चेक करो तो इसके अंदर क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है पर अल्फा के हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको एक और कंडीशन याद रखनी है, अल्फा पड़ोस वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 वाले से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं लग रहा है, कोई भी डायरेक्ट लोन पेयर डोनर भी नहीं है एडजेसेंट, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ चला जाए, इधर से कॉन्जुगेशन है, इधर से भी है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें पूरा घूम जाएगा। तो इसके अंदर आप दोनों तरीके से देख सकते हो, एरोमेटिसिटी से भी ये वाला एरोमेटिक है और वो वाला क्या है आपका एंटी एरोमेटिक है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हो, इसकी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी, उसकी कम बनेगी, तो एरोमेटिसिटी से आपको ध्यान रखना है, इसमें एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर लगेगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, देखिए जैसे ये वाले दोनों का कंपैरिजन करना है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है, दो दो होते हैं इसके पास तो लोन पेयर, एक मैं इधर बना देती हूँ। इसके पास खाली डब्बा है और ऑक्सीजन कार्बन के पड़ोस में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कंपेरेबल साइज में आराम से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा, ऐसी बनेगी स्ट्रक्चर। इसके ऊपर प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर प्लस। अब दोनों की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे, दोनों में ऑक्सीजन है, डोनेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर एक दिक्कत है सेकंड वाले के साथ। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसके पड़ोस में जो ये बैठा हुआ है ना कार्बोनिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन का है भूखा, बिल्कुल मतलब हाईली इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन खींचता है बिल्कुल। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी डोनेट कर सकता है, इधर भी कर सकता है, तो कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये इधर भी चला जाएगा, इधर जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, प्लस डबल बॉन्ड माइनस, ठीक है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में दिक्कत ये है, इसको इधर भी डोनेट करना है, इधर भी करना है। अगर ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देने जाएगा तो वो बीच में आ जाएगा कि नहीं हमको दो, तो इस वजह से ये लेस स्टेबल होगा और ये हाईली स्टेबल होगा। इन दोनों की बात करें तो इसमें क्या है, दोनों में कॉन्जुगेशन है, ठीक है, कॉन्जुगेशन ही की वजह से दोनों में स्टेबलाइजेशन है, ये यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज जो है आपका इधर चला जाएगा, पर इसके अंदर ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ऊपर वाले में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें देख लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो माइनस आई शो करेगा, ठीक है, माइनस आई शो करेगा तो डीस्टेबलाइज। अब यहाँ पे Cl है, Cl के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस m, यहाँ पे भी प्लस m, पर अच्छा जो है इसका होगा प्लस m कंपेयर टू दिस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये आएगा और सबसे लास्ट में ये आएगा। ठीक है, ये आपको जो है मैंने एक वैकेंट ऑर्बिटल अच्छे से दिखे कि कैसा दिखता है, कैसी शेप होती है, ये मैंने एक इसकी इमेज डाल दी थी, इस टाइप से ये होता है। अब हम देखते हैं फटाफट कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, पहले
वो मैंने थ्योरीज जो है कुछ कुछ डाल दी है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आगे स्लाइड्स में, वो आप देख लेना। पहले हम देख लेते हैं कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी। कार्बन एनायन क्या होता है? जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो, है ना, मतलब इसके पास लोन पेयर भी है और 3 बॉन्ड भी इसने बनाए हुए हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, पहली बात तो ये याद रखनी है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है ये एक्स्ट्रा, तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या हो जाएगा? sp3 और शेप हो जाएगी पिरामिडल। ये चीज़ें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। शेप हो जाएगी पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 अगर मैं इसकी बात करूँ तो, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इसकी स्टेबिलिटी को भी सेम वही फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे जो कार्बोकैटायन में थे, बस उनका ऑर्डर जो है उल्टा हो जाएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन की मैंने बात की थी, sp हाइब्रिड कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो sp वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। अगर बात करें हम ऑर्डर वही रहेगा जो वहाँ पे था, पर यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है, इस कार्बन के एडजेसेंट में अगर कोई एटम है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वहां पे लोन पेयर वाला होना चाहिए था, तो उल्टा है। वहां पे चाहिए था कोई इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सके। तो विड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, और खाली ऑर्बिटल कौन सा होता है? डी वाला होता है। मतलब डी ऑर्बिटल जिसके पास आपको दिख जाए पड़ोस में कार्बन एनायन के, तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फैमिली मेंबर सल्फर लगा दूँ तो ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर के पास होता है 3d ऑर्बिटल, तो ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसके ऊपर माइनस, तो चार्ज का हो जाएगा क्या? डी लोकलाइजेशन, और जहाँ भी चार्ज का डी लोकलाइजेशन हुआ वहीं पे क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है। ये बात मैंने आपको बताई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ऑर्डर जो है वही रहेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला कोई है क्या पड़ोस में। ठीक है, अगर पड़ोस में एक किसी को इलेक्ट्रॉन दे के वो अपना डीलोकलाइज कर रहा है तो सबसे बड़ा फैक्टर वो है, बैक बॉन्डिंग भी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर आपका एरोमेटिसिटी का आएगा, थर्ड आएगा मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। बाकी के फैक्टर्स जो है सेम ही रहेंगे। तो प्लस के मुकाबले यहाँ पे जो है इसकी स्टेबिलिटी अगर आपको डिटरमाइन करनी है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस वाले ग्रुप। ठीक है, चाहे वो माइनस आपका m हो, माइनस आपका I हो या माइनस H हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनेट करने वाले ग्रुप, प्लस m प्लस H और प्लस I। ठीक है, एरोमेटिसिटी और वो दो फैक्टर्स तो आपको याद रखने ही है। तो ये हुई हमारी किसकी बात? कार्बन एनायन की बात। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्लाइड्स के थ्रू डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, फ्री रेडिकल्स का देख लेते हैं। फ्री रेडिकल्स में सिंपल है, स्टेबिलिटी जो है फ्री रेडिकल की डिटरमाइन करेंगे 3 चीज़ों के थ्रू। कार्बोकैटायन जैसी ही है, बस वहाँ से आपको एरोमेटिसिटी हटा देना है और ये जो बैक बॉन्डिंग वाला फैक्टर है वो हटा देना है, बाकी सेम रहेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो हमने देख लिया था। फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 8 नहीं है पूरे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो इनको स्टेबलाइज करेंगे। अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ज़्यादातर आपने जो रिएक्शंस देखी होंगी फ्री रेडिकल्स वहाँ बनते हैं जहाँ कोई रिएक्टेंट लिखा हो, ये इसके ऊपर ऐसा लिखा हो HNU परऑक्साइड, ठीक है, या सनलाइट ऐसे लिखा होता है। तो हाई टेम्परेचर अगर हो तो ये आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, हेल्पर। ठीक है, H4 यहाँ पे क्या है? हीट,
या तो हीट लिखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ठीक है, या HNO ऐसे लिखा होता है, या फिर परोक्साइड। तो इन सब की प्रेजेंस में ही रेडिकल का फॉर्मेशन ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर रिएक्शंस जो है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, वो फ्री रेडिकल्स के थ्रू होती है सारी की सारी, क्योंकि फोटोकेमिकल का मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलाइटिकली, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 जो कार्बोकैटायन का था, ये कार्बोकैटायन का था, इसके पास था वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसी वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 होता है। कौन कौन सी रिएक्शंस में बनते हैं? वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन है, कॉल्बे की है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ या HBr का एडिशन जब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो वहां पे भी क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि परोक्साइड के अंदर बॉन्ड होता है ये वाला OO बॉन्ड, ये टूट जाता है होमोलाइटिकली। स्टेबिलिटी आपको पता है टर्शियरी की ज्यादा होगी, सेम कार्बोकैटायन जैसा ही है, सारे फैक्टर्स वही लगेंगे। कार्बोकैटायंस हमने पढ़ लिए हैं। स्ट्रक्चर वगैरह कार्बोकैटायंस की वो मैंने सारी डिस्कस कर ली है। यहाँ पे जस्ट जो है पूरा मतलब जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया वही थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हो तो वहाँ से आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब दो फैक्टर्स कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगी, दो क्वेश्चंस के थ्रू। वो कौन कौन से हैं कि कार्बोकैटायन अगर बन रहा है कहीं पे, ठीक है, सपोज करो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये अपने आप से अगर आपस में ही मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होके इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वो बनता है, चाहे वहाँ पे फिर -H की शिफ्ट हो या फिर CH3 की, जिसको हम हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। जैसे इसकी बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, पर इसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये कार्बोकैटायन बन जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसके लिए ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आया तो प्लस चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बना हमारा क्या? टर्शरी। तो इस तरीके से अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लिया कार्बोकैटायन कोई बन गया है, उससे ज्यादा स्टेबल भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी एटम की शिफ्टिंग से हो। दो ही एटम की शिफ्टिंग होती है, हाइड्रोजन की या मिथाइल की, तो हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू या मिथाइल शिफ्ट के थ्रू स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो वो बनेगा और प्रोडक्ट भी उसी से बनेगा। दूसरी चीज, अगर रिंग एक्सपेंशन जो है ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये क्या है? आपको एक एल्कीन दी हुई है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, H2SO4 है आपका एसिड और ये आपका है अल्कोहल, ठीक है। ऑब्वियसली एल्कीन की रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे एल्कीन की एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगी। अब एडिशन रिएक्शन अगर होनी थी तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था भाई, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे जाना चाहिए था आपका क्या? यहाँ पे H चला जाता, यहाँ पे लग जाता OCH3, पर प्रोडक्ट ये ना बन के ये वाला बना है। तो ये वाला क्यों बना है? क्योंकि जब इससे कार्बोकैटायन बन के आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे H चला गया, यहाँ आया प्लस, तो अगर ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला जो है क्या होगा? आपका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और इसके ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है इसी के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग बनने से जो क्या होगा? मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से अपने आप से ही रीअरेंजमेंट इसके अंदर हो जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। और जो है आपका देखिए जैसे ये वाला है, इसमें भी एल्कीन के ऊपर एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए,
एडिशन रिएक्शन के लिए पहले कार्बोकेटायन बनता है, इसमें ये वाला बनेगा, इधर ना जाके ये वाला बनेगा क्योंकि इधर बन रहा है 1 डिग्री, इधर बन रहा है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था OH ग्रुप आपका यहाँ पे आना चाहिए, पर आया कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें इंटरनल रीअरेंजमेंट हुआ है। ये मिथाइल यहाँ जाए, मिथाइल यहाँ जाने के बाद ये चला गया यहाँ, तो प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। अब OH माइनस इसके ऊपर जुड़ेगा, तो इंटरनल रीअरेंजमेंट भी हो सकता है कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में होता है जहाँ पे आप गलतियाँ कर जाते हो। स्टेबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो आप इनको, ठीक है। कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। और कार्बीन्स के लिए मैंने अलग से एक क्लास ले रखी है। कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन आपका बचा है, तो कार्बीन के लिए मैंने अलग से जो है पूरा, कार्बीन ही इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रीन और बेंजाइन के कंपैरिजन में। कार्बीन में क्योंकि सिंगलेट और ट्रिपलेट होती है, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी, वही से क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट में आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।